चलिए देखिए भाई, लिखिए मीनिंग्स। कहाँ तक हो गया था कल? वेन एवर मच द सेम स्माइल, 45, लाइन नंबर 45 तक हो गया है। देखिए आगे लिखिए मीनिंग्स। दिस ग्रू, ग्रो की सेकेंड फॉर्म है। ग्रो का मतलब बढ़ना, ग्रू, ग्रो, ग्रू, ग्रॉन, ग्रू बढ़ता गया, ग्रो बढ़ना। कमांड आदेश, लाइन नंबर 48 पर आइए। बिलो नीचे, देन फिर, इसके नीचे है म्यूनिफिसेंस। म्यूनिफिसेंस मतलब उदारवादी, काइंडनेस, हाँ काइंडनेस, काइंडनेस। इज एम्पल, प्रॉपर, एम्पल प्रॉपर। वारंट क्लेम, प्रूफ, प्रूफ भी बोल सकते हैं अपन, हाँ प्रूफ, ये वो वाला वारंट नहीं है, ये प्रूफ। प्रिटेंस बहाना, माइन मेरा। डाउरी दहेज। डिसअलाउ अस्वीकार करना, डिसअलाउ अस्वीकार करना, टर्न डाउन कर देना। इसके नीचे वाली लाइन में है अवोव, अवोव यानी कि ओपनली डिक्लेयर करना, ओपनली डिक्लेयर करना। टू डिक्लेयर ओपनली, टू डिक्लेयर ओपनली। स्टार्टिंग बिगिनिंग, स्टार्टिंग बिगिनिंग। ऑब्जेक्ट पर्पस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर्पस। लाइन नंबर 54, नोटिस टू सी, नोटिस टू सी, नोटिस टू सी देखना। नेपच्यून गॉड ऑफ सी, नेपच्यून गॉड ऑफ सी समंदर के देवता। हाँ नेपच्यून, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून, अरुण, अरुण, यूरेनस बोलते हैं उसको तो, अरुण है, अरुण, अरुण, नेपच्यून। यूरेनस को बोलते हैं वरुण, नेपच्यून, यूरेनस। और वो लास्ट में कौन सा था? प्लूटो, प्लूटो वो तो हट ही गया। तो नेपच्यून, यूरेनस, अरुण, अरुण है नेपच्यून, अरुण और फिर वरुण, यूरेनस। यम, यम बोलते थे ना उसको, प्लूटो को। नेपच्यून गॉड ऑफ सी। इसके नीचे है टेम, कंट्रोल, टू कंट्रोल, टेम, टू कंट्रोल। सी हॉर्स, सी हॉर्स मतलब सी का कोई हॉर्स, समुद्री घोड़ा, दरियाई घोड़ा, वही सी हॉर्स। थॉट सोचना। रैरिटी दुर्लभता। विच क्लोज, एन इमेजिनेटिव पर्सन, क्लोज ये एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति जो काल्पनिक है ना, एक्चुअल में नहीं था, ये एक काल्पनिक व्यक्ति, उन्होंने केवल इमेजिन किया है कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति था। क्लोज, एन इमेजिनेटिव नेम ऑफ अ पर्सन, एन इमेजिनेटिव नेम ऑफ अ पर्सन। इंसब्रक, इंसब्रक तो वो वहाँ की कैपिटल थी सही, जहाँ का वो काउंट था ना, टाइरोल का जो काउंट था, वो एक्चुअल में नहीं, लोग ऐसा क्रिटिक्स ने कहा था कि भाई ये कहानी जो है टाइरोल की कहानी है, टाइरोल का जो काउंट था उसकी बेटी की कहानी है।
एक्चुअल में इसकी नहीं है, इटालियन ड्यूक की। ऐसा क्रिटिक्स ने कहा था कि ये कहानी जो है टाइरोल के काउंट की बेटी से मैच करती हुई कहानी है। तो वो जो टाइरोल का काउंट था ना, उस टाइरोल के जो कैपिटल थी टाइरोल की, वो इंसब्रक थी। तो ये वही वाला इंसब्रक है। इस आधार पे कहा था कि भाई ये इंसब्रक की कहानी हो सकती है, टाइरोल के काउंट की कहानी हो सकती है। क्या सोच करके इंसब्रक आया ना इसमें, इसलिए इंसब्रक को देख करके उन क्रिटिक्स ने ये बात बोली होगी कि भाई हो सकता है ये टाइरोल के काउंट की कहानी हो। जो 3 पढ़े थे ना अपन ने, 3 जो बातें बताई थी उन्होंने कि हो सकता है ये अल्फोंसो की हो, या हो सकता है ये टाइरोल के काउंट की बेटी की कहानी हो, या हो सकता है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की खुद की ही कहानी हो, वो वाली चीज़ है। चलिए पढ़ते हैं अब और ख़त्म करते हैं इस पोएम को, माई लास्ट डचेस। देखिए भाई, तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस तरह से जो है वो अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान है। जो काउंट है, इटालियन ड्यूक है, सॉरी काउंट नहीं, इटालियन ड्यूक, जो इटालियन ड्यूक है वो अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान था, क्योंकि वो सबकी तरफ जो है स्माइल करती थी, बहुत जल्दी खुश हो जाया करती थी, सबसे इम्प्रेस रहा करती थी और अपने पति को स्पेशल नहीं फील कराती थी। ऐसा नहीं है कि उसके सामने मुस्कुराती नहीं थी, वो उसके सामने भी मुस्कुराती थी, लेकिन परेशानी उसकी ये थी कि दूसरों के सामने भी बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराती थी जैसे उसके सामने मुस्कुराती थी। तो यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। और जो उसको गिफ्ट देने आता था वो हर किसी के गिफ्ट को जो है मना नहीं करती थी, उनका गिफ्ट ले लिया करती थी और कभी जो किसी से मना नहीं करती थी, सबको थैंक यू बोला करती थी। और थैंक यू भी ऐसे बोलती थी जैसे कि मानो मैंने शादी करके उसके ऊपर जो एहसान किया है, जो 900 साल पुराने परिवार से, जितने बड़े हिस्टोरिकल फैमिली से जो उसको जोड़ करके मैंने उसको जो एहसान किया है उसके ऊपर, जो इतना बड़ा तोहफा मैंने उसको दिया है, मतलब मेरे तोहफे की कोई कदर नहीं है। इस तरह से धन्यवाद दिया करती थी जैसे कि मानो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो वो, जैसे किसी ने जो है गिफ्ट दे करके बहुत बड़ा काम कर दिया, जैसे किसी ने गिफ्ट दे करके उसको बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा उपकार कर दिया। मतलब मेरे गिफ्ट का कोई उपकार नहीं है, मतलब मैंने जो इतना बड़ा तोहफा दिया है उसको, इस हिस्टोरिकल फैमिली की बहू बनाया है उसको, उसका कोई उपकार नहीं है, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मतलब मेरे तोहफे की कोई कदर नहीं है। जो दूसरे लोगों को उनके तोहफों को इतना इंपॉर्टेंस देती है वो, यही बात उनको जो है अच्छी नहीं लगती है और हर किसी के सामने स्माइल करती रहती है। ये कौन सा तरीका है? चलिए उसके बाद में फिर क्या होता है देखिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखते हैं, यानी कि इटालियन ड्यूक बोल रहा है इसमें, दिस ग्रू, किससे बोल रहा है? एजेंट से। जो मैसेंजर सामने बैठा हुआ था उस मैसेंजर से वो बोलता है, श्रीमान देखिए सर, दिस ग्रू, ये चीज़ जो है मेरी लास्ट डचेस की जो है फ़ोटो लगी हुई है, उसकी ये आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा उससे। मैं परेशान तो था, और अगर मैं बोल पाता, अगर मेरे अंदर बोलने का अगर टैलेंट होता, ऐसा कोई कौशल होता जो कि मेरे अंदर नहीं है, कल पढ़ा था ना अपन ने, अगर मेरे अंदर बात करने का कोई कौशल होता, अपनी बात को उसके सामने रखने का कौशल होता जो कि मेरे अंदर नहीं है, तो शायद मैं उसको समझा पाता क्लियरली कि भाई ऐसी ऐसी बात है जो तुम्हारे अंदर मुझे बुरी लगती है। लेकिन उस समय मेरी बात को सुनकर के वो अपने आप को अगर समझा भी लेती, तब भी एक न एक दिन तो ऐसा होता ही होता कि वो फिर से उस काम को कर बैठती और फिर अपोलोजाइज करना शुरू कर देती, अरे भाई सॉरी इस बार, एक बार गलती हो गई, अगली बार से फिर नहीं करूँगी, फिर नहीं। मतलब कहने का मतलब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है मतलब उसको। और दिन ब दिन उसकी ये आदत बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। दिस ग्रू, यानी कि इतनी बढ़ गई थी कि अनबेरेबल हो गया था, असहनीय लगना शुरू हो गया था मुझे। तो इसीलिए आई गेव कमांड्स, और उसके बाद में फिर मैंने आदेश दे दिए फाइनली, उसके बाद फिर मैंने आदेश दे दिए। एंड देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और फिर सारी की सारी स्माइल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, रुक गई। इसका सीधा सीधा मतलब है उसने उसका मर्डर करवा दिया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उसने जो है किसी को सुपारी दे दी उसकी और उसने जो है उसका मर्डर करवा दिया। हाँ नहीं पॉइजन, मतलब उसने नहीं किया मर्डर, उसका किसी से करवाया उसने, है ना। और उसके बाद फिर मैंने आदेश,
संदिग्ध मौत हुई थी ना, वो संदिग्ध तो रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए संदिग्ध बनाई थी उसने। तो ये है, तो ये जो है इतना बढ़ गया था कि समय के साथ ये बहुत अनबेरेबल हो गया था, और उसके बाद में फिर मैंने आदेश दे दिए फाइनली, एंड देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और फिर सारी मुस्कुराहटें जो है ख़त्म हो गई हमेशा हमेशा के लिए। एंड देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और अब यहाँ पर इस तस्वीर के रूप में वो यहाँ पर खड़ी है इस तस्वीर में, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो अभी भी जिंदा हो। देखो ये थी मेरी लास्ट डचेस की कहानी जो उसने उस मैसेंजर को सुनाई। मरवा दिया, मर्डर करवा दिया उसका। देखो बेचारी क्या दुख आ रहा था, मुस्कुराती तो थी वो, स्माइलिंग फेस था उसका। वही तो दुख था, सही बात है। चलिए भाई, फिर क्या कहता है वो, देखिए वो उस मैसेंजर से कहता है उसके बाद इटालियन ड्यूक, विल इट प्लीज यू राइज सर, क्या अब आप खड़े होंगे? अगर आप बुरा न माने तो क्या आप अब खड़े होंगे? बिकॉज वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, क्योंकि अब हम जो है साथ में नीचे चलेंगे। नीचे मतलब बेसमेंट में लेकर के जाता है वो उसको, अपने घर में कहीं बेसमेंट बनवा रखा होगा उसने, तो नीचे जो है अब हम मिलेंगे, चलिए मेरे साथ नीचे चलिए। बेसमेंट में उसको लेकर के जाता है। आई रिपीट, और क्या कह रहा है उसके बाद में देखना, अब देखना कितने बातों बातों में कैसे भड़क देता है उसके, देखना आगे, आगे देखना, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्या कहता है वो। आई रिपीट, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ श्रीमान। मैसेंजर जा भी रहा है, नीचे जा भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं वो, है ना, तो नीचे बेसमेंट में जा भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। वो आगे आगे चल रहा है, वो पीछे पीछे आ रहा है। तो वो उससे कहता है, श्रीमान देखिए, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ, द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस इज एम्पल वारंट, कि आपके मास्टर जो हैं, यानी आपके राजा जो भी काउंट है, आपके जो मास्टर हैं, आपके जो मालिक हैं, द काउंट, काउंट मतलब उस काउंट के बारे में बात कर रहा है वो, है ना, जो आपके जो मास्टर हैं, आपके जो मालिक हैं, द काउंट, उनका नॉन म्यूनिफिसेंस, यानी कि उनकी उदारवादी नीति के बारे में तो हर कोई जानता है, उनके उदारवादी स्वभाव के बारे में तो हर कोई जानता है। कहाँ प्रचलित नहीं है उनका उदारवाद, यानी उनकी काइंडनेस, उनकी दयालुता के किस्से चर्चे तो दूर दूर तक लोगों में फैले हुए हैं कि बहुत दयालु हैं, बहुत उदार स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। और उनकी ये जो दयालुता है, उनकी जो एक काइंडनेस है, इज एम्पल वारंट, वही इस बात का सबूत है दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन ऑफ डाउरी विल बी डिसअलाउड। और मैं आशा करता हूँ कि भाई अगर मैं थोड़ा भी अगर बहाना बनाऊंगा दहेज वगैरह का, तो आई एम श्योर कि वो इतने दयालु हैं कि वो मेरे दहेज के किसी भी बहाने को मना नहीं करेंगे। भाई अगर मैं दहेज मांगूं तो मजाक मजाक में कहता है ना, भाई देखिए श्रीमान, मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को, आपके जो मास्टर हैं द काउंट, उनकी उदारवादी स्वभाव के चर्चे तो इतने फेमस हैं, यानी उनका स्वभाव तो इतना दयालु है, और उनका स्वभाव जो है वही अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। उनकी जो दयालुता है वही अपने आप में प्रॉपर प्रूफ है, वही उनके स्वभाव का, उनकी दयालुता का उचित सबूत है कि कितना उदारवादी चरित्र के व्यक्ति हैं वो, कितनी काइंडनेस से भरे हुए व्यक्ति हैं वो, और उनकी दयालुता इस बात का सबूत है। किस बात का सबूत है? कि डेफिनेटली अगर मैं दहेज का अगर बहाना भी बनाऊं, अगर दहेज लेने का, नॉट जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन ऑफ डाउरी, यानी कि मेरा दहेज से जुड़ा हुआ अगर कोई बहाना भी अगर मैंने बनाया, तो आई एम श्योर आपके मास्टर इतने दयालु हैं कि वो मेरे किसी भी बहाने को मना नहीं करेंगे, डिसअलाउ नहीं करेंगे, है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवोव्ड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, यद्यपि हालांकि उनकी जो प्यारी सुंदर सी जो बेटी है वो खुद ही एज आई अवोव्ड, जैसा कि मैंने शुरू में दावा करते हुए कहा था, जैसा कि मैंने एट स्टार्टिंग शुरू में दावा करते हुए कहा था, इज ओनली माई ऑब्जेक्ट, वही मेरा उद्देश्य है। अब देखो क्या कह रहा है
उसने उससे ये कहा है, देखिए श्रीमान, मैं बातें नीचे जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, वो कहता है उससे, देखिए श्रीमान, आपके जो मास्टर हैं, आपके जो मालिक हैं द काउंट, उनका स्वभाव इतना उदारवादी है, इतना काइंडनेस, इतना दयालु स्वभाव है कि उनके अंदर की जो दयालुता है वही इस बात का पुख्ता सबूत है, पुख्ता प्रमाण है कि मेरी, अगर मैंने किसी भी प्रकार से दहेज से संबंधित कोई बात भी अगर उनके सामने रखी तो आई एम श्योर वो मेरी बात को टालेंगे नहीं, मेरी बात को मना नहीं करेंगे। दहेज किस लिए? क्योंकि उनकी बेटी से शादी कर रहा है ना वो, इसलिए अगर मैं मान लो दहेज की बात रखूं भी सही उनके सामने, तो आई एम श्योर आपके मास्टर इतने दयालु हैं कि वो मेरी बात को ठुकराएंगे नहीं, मेरी बात को मानेंगे नहीं। हालांकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मेरा एकमात्र उद्देश्य केवल उनकी बेटी से शादी करना ही है, दहेज वहेज से मतलब नहीं है। लेकिन देखो, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, है ना भाई देखो, नहीं, मुझे नहीं चाहिए दहेज वेज, मेरे तो केवल एक ही पर्पस है, उनकी बेटी चाहिए मुझे, तो नहीं ना, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तौबा, मुझे नहीं चाहिए। वैसे तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मेरा शादी करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि मुझे सिर्फ उनकी सुंदर बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वही मेरा उद्देश्य है, उसी के लिए कर रहा हूं मैं शादी। हालांकि आपके मास्टर जो इतने दयालु हैं, कौन नहीं जानता उनकी दयालुता के बारे में, उनकी दयालुता तो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि भाई अगर मैं दहेज से संबंधित अगर कोई बात रखूंगा भी सही तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा जानता हूं मैं। मतलब देखो, इसे बोलते हैं ठोकर देना, वैसे मना भी कर दिया और फिर छेड़ भी दिया, नहीं चाहिए तो फिर बोल क्यों रहा है ऐसा कि भाई वैसे तो इतने दयालु हैं, इतने महान हैं कि भाई किसी तरह से जो है अगर मैंने कहीं भी सही दहेज की बात तो मना नहीं करेंगे वो, है ना। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य उनकी बेटी ही है बस, है ना। तो इसको बोलते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। मतलब उसने बात पहुंचा दी उस तक, उसने बात पहुंचा दी, और अगर वो समझदार होगा, जाहिर सी बात है समझदार तो होगा ही सही, इसीलिए तो उसको भेजा, तो वो समझदार होगा ही सही, तो वो कैसे न कैसे बात पहुंचा देगा कि सर, जब वो जाकर के कहेगा सर एक बहुत चालू खोपड़ी का आदमी है, पहले तो कहे कि आपकी बेटी उसका मेन ऑब्जेक्ट है, फिर बाद में साथ के साथ में ये भी कह दिया उसने कि भाई अगर कोई बात रखी तो आई एम श्योर कि वो इतने दयालु हैं कि वो मना तो नहीं करेंगे, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इच्छा भी है उसकी लेने की। चलिए, उसके बाद में फिर जो है देखिए, फिर आगे वो कहता है नहीं, देखिए, नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन सर। श्रीमान आइए अब हम जो है साथ में नीचे चलते हैं, बेसमेंट में उतरते हैं वो, और जैसे ही वो नीचे उतर के जाते हैं बेसमेंट में, वो यानी इटालियन ड्यूक जो है उस मैसेंजर को नेपच्यून की प्रतिमा दिखाता है। वहाँ पर उसके बेसमेंट में नेपच्यून जो गॉड हैं, सी गॉड, उनकी एक आइडल वहाँ पर रखी हुई थी, एक मूर्ति वहाँ पर रखी हुई थी। तो वो उनसे कहता है नोटिस नेपच्यून, ये देखिए, ये है बहुत ही सुंदर नेपच्यून की मूर्ति, दो टेमिंग अ हॉर्स। हालांकि इसमें जो गॉड नेपच्यून आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी समुद्री घोड़े को कंट्रोल करते हुए, यानी उसे अपने नियंत्रण में लेते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जैसे वो घटोत्कच की प्रतिमा बनी हुई है ना कोटा में, घटोत्कच सर्किल पे, वो घोड़े के ऊपर ऐसे लड़ रहा है, मतलब वो लड़ते हुए उसको जो है बनाया गया है मूर्ति को। ठीक उसी तरह से नेपच्यून की प्रतिमा भी वहां पर इसी तरह से होगी, जैसे वो समुद्री उन घोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, कंट्रोल करते हुए प्रतिमा बनाई हुई थी वहां पे, वो मूर्ति वहां पे रखी हुई थी। तो वो मूर्ति उनको दिखाता है वो दो थॉट अ रेरिटी। और ये जो प्रतिमा है, यानी इस रूप में समुद्री घोड़े को कंट्रोल करते हुए नेपच्यून की जो ये प्रतिमा है, ये बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा है, बहुत ही दुर्लभ। यानी कि ऐसा समुद्री, वैसे नेपच्यून की मूर्ति तो हर कहीं मिल जाएगी आपको, लेकिन समुद्री घोड़ों को कंट्रोल में लेते हुए ये जो प्रतिमा है, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ प्रतिमा है। इस तरह से समुद्री घोड़ों को कंट्रोल करते हुए, अपने अंडर में लेते हुए, इस तरह की प्रतिमा कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको। हाँ, इस तरह की प्रतिमा जो है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बहुत दुर्लभ प्रतिमा है ये, बहुत दुर्लभ मूर्ति है ये। विच, जिसे क्लोज ऑफ इंसब्रक कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी,
जिस प्रतिमा को, यानी इस प्रतिमा को इंसब्रक के एक व्यक्ति क्लोज ने जो है कांसे की धातु से या कांसे की धातु में मेरे लिए बनाया था। यानी कि ये बहुत विशेष प्रतिमा है, बहुत दुर्लभ प्रतिमा है जो कांसे की धातु में, कांसे की बनी हुई थी, वो ब्रोंज की कांसे की धातु की बनी हुई थी, और कांसे की इस प्रतिमा को इंसब्रक के व्यक्ति, अब एक मिनट सुनो भाई, देखो क्या कह रहा है वो, गौर से ध्यान देना। इस प्रतिमा को सर श्रीमान इंसब्रक के एक व्यक्ति क्लोज ने जो है कांसे की इस मूर्ति को मेरे लिए बनाया था। इंसब्रक, क्या यूज किया उसने, इंसब्रक, और वो दूत भी तो इंसब्रक का ही रहने वाला था उसमें, उस वाली कहानी के अकॉर्डिंग। एक्चुअली में नहीं, क्योंकि एक्चुअली में तो कोई रेफरेंस दिया ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन उस वाली कहानी, टायरोल वाली कहानी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो वो क्या कहता है कि इंसब्रक के एक दूत ने जो है, सॉरी इंसब्रक के एक व्यक्ति ने कांसे की धातु की ये मूर्ति जो है मेरे लिए बनाई थी, है ना, मेरे लिए बनाई थी इस मूर्ति को उसने। कहाँ की, इंसब्रक की। अब इंसब्रक उसने शायद हो सकता है इसलिए यूज किया हो क्योंकि अगर उस क्रिटिक के अकॉर्डिंग, टायरोल की कहानी के हिसाब से अगर अपन देखें, अगर वो वाकई में इंसब्रक के टायरोल के काउंट की बेटी से अगर शादी करने वाला था, अगर वाकई में, और अगर वो मैसेंजर जैसा कि उस कहानी में अपने को बताया था इंसब्रक का रहने वाला है अगर, तो शायद उसने उसको इम्प्रेस करने के लिए इंसब्रक के व्यक्ति का रेफरेंस दिया है कि भाई आप भी तो इंसब्रक के रहने वाले हो ना, कि इंसब्रक के ही एक व्यक्ति ने बनाई थी, है बहुत दुर्लभ प्रतिमा है ये। और ये सब प्रतिमा वगैरह जो चीजें वो दिखा रहा है ना उसको नीचे बेसमेंट में ले जा करके, ये सब वो दहेज है जो उसकी पहले वाली पत्नी उसके लिए लेकर के आई थी, है ना। ये प्रतिमा वगैरह जो है ये वो दहेज है जो वो उसको दिखा रहा है जो पहले वाली पत्नी उसके लिए लेकर के आई थी। मतलब फाइनली उसका एकमात्र पर्पस यही है कि वो दहेज चाहता है, कुल मिला करके इंटेंशन वही है। बहुत ही ग्रीडी पर्सन है ना। तो वैसे तो मना कर दिया उसने, नहीं नहीं वैसे तो मेरा मेन पर्पस जो है उनकी सुंदर बेटी ही है, लेकिन फिर भी जो है आपके मास्टर इतने दयालु हैं, आई एम श्योर कि अगर मैं किसी भी तरह की बात रखूंगा तो वो मना नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है, इस तरह से इतना लालची आदमी था वो। तो आपको जो है ये देखो, ये ड्यूक का पूरा कैरेक्टर स्केच यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरे कैरेक्टर स्केच के पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 5। इसमें ग्रीडी नेचर ये भी जोड़ दीजिएगा, इसमें 6 पॉइंट हो जाएंगे। ग्रीडी नेचर, ग्रीडी भी लिख लेना यहाँ पे, बहुत ही लालची व्यक्ति था वो, है ना, ग्रीडी भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये 6 पॉइंट्स आपके रेडी हो गए यहाँ पे, ये ड्यूक का कैरेक्टर स्केच है। ठीक है, क्लियर है। बहुत ही कोल्ड था, स्टोन हार्टेड था। इसी स्टोन हार्टेड इसलिए था क्योंकि उसने अपनी वाइफ का मर्डर करवा दिया यार। इतना मतलब देखो आप, इतना बड़ा लालची था, इतना मतलब इतना स्टोन हार्टेड, कोल्ड मतलब स्टोन हार्टेड, इतना स्टोन हार्टेड था कि अपनी ही वाइफ का मर्डर करवा दिया उसने। ईगोइस्टिक तो था ही सही, बहुत घमंडी था। कौन झुकेगा ऐसे कौन झुकेगा। तो ये इस बात से पता लग रहा है कि वो ईगोइस्टिक था, एक्सट्रीमली पजेसिव, बहुत ज़्यादा पजेसिव था। वो इसलिए था क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था कि वो दूसरों के सामने इस तरह से स्माइल किया करती थी। वो चाहता था कि मेरे ही सामने करे, दूसरों को भी जो है वो इतनी बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी, दूसरों के सामने भी उसी तरह से स्माइल करती थी। इस तरह से जो है उसको अच्छा नहीं लगता था, और ये क्वालिटी दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा पजेसिव था। अब पैट्रन ऑफ द आर्ट्स, कला का संरक्षक मतलब उसने नेपच्यून की ब्रोंज धातु से बनी हुई प्रतिमा को जो है संभाल करके रखा था। इसका मतलब वो कला का संरक्षक था। वो जो भी उसको चीज़ें मिली थी दहेज में, वो अभी भी प्लस में जो पोर्ट्रेट बना हुआ था, हाँ वो पोर्ट्रेट भी उसने जो है वहाँ पे संभाल के रखा हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। बताओ क्लियर है ड्यूक का कैरेक्टर स्केच। चलिए ठीक है, तो ये और ड्यूक का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ड्यूक का, इटालियन ड्यूक का कैरेक्टर स्केच। हाँ क्वेश्चन भी दिया होगा पीछे शायद, देखो
हाँ, डचेस का भी इंपॉर्टेंट है, माई लास्ट डचेस। ये है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो एग्जामिन द पोएम माई लास्ट डचेस इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये पोएम, ये इस तरह के क्वेश्चन 100% बनने की संभावना होती है, इस तरह के क्वेश्चन ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में जो है इस पोएम को एग्जामिन कीजिए। इसके बाद में ये देखिए कैरेक्टर स्केच ऑफ द डचेस, ये कैरेक्टर स्केच ऑफ डचेस, और उसके बाद में ये कैरेक्टर स्केच ऑफ ड्यूक। इसमें वो सारी की सारी बातें मिलेगी आपको जो अपन ने अंडरलाइन की है आगे। क्रिटिकल अप्रिसिएशन, क्रिटिकल अप्रिसिएशन के पॉइंट्स मैंने आपको बता ही रखे हैं। इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी दोनों को मिक्सअप करके जो है अपन क्रिटिकल अप्रिसिएशन बनाते हैं, और जिसमें 2 पॉइंट्स हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं, एक तो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट और लास्ट में कंक्लूजन वाला पॉइंट। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, उसके बीच में इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी के पॉइंट्स आएंगे। इंटरनल ब्यूटी में मतलब अंदर का कंटेंट क्या क्या है, तो 2-3 पॉइंट्स इंटरनल ब्यूटी के बना दो कंटेंट से रिलेटेड, और उसके बाद में उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी कैसी है। एक्सटर्नल ब्यूटी मतलब वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सोनेट है, ऑड है, लिरिक है, क्या है वो लिख दो। उसकी राइम स्कीम के बारे में लिख दो। उसके अलावा कोई विशेष फिगर ऑफ स्पीच उसमें यूज़ की हुई है अगर, तो उसके बारे में लिख दो। लिरिसिज्म के बारे में लिख दो, है ना। तो ये सारी राइम स्कीम के बारे में लिख दो अगर कुछ है तो ये होती है एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी। ये देखो ये एक्सटर्नल ब्यूटी के पॉइंट्स में ये भी शामिल होता है। पोएटिक क्वालिटीज़, सिंप्लिसिटी, ब्रीविटी एंड सिंप्लिसिटी, ये सभी एक्सटर्नल ब्यूटी के पॉइंट्स हैं सारे के सारे। सिंप्लिसिटी, पोएटिक क्वालिटीज़, चलिए ठीक है दोस्तों, पढ़िएगा घर पे जाकर के और रिपीट कर लीजिएगा। रोज़ाना की चीज़ रोज़ाना पढ़ लिया कीजिए। तो ये 3 पोएम्स हमारी कंप्लीट हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पोएम है, चलिए ठीक है फिर करेंगे बात।